न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। गांधीनगर में दुखद घटना पर ऋषभ रूपानी ने जताया शोक। पुणे में बड़ा हादसा, इंद्रायणी नदी पर पुल गिरा। बिहार में प्रशांत किशोर की हुंकार, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गांधीनगर में दुखद घटना पर ऋषभ रूपानी ने जताया शोक। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपानी के बेटे ऋषभ रूपानी ने मीडिया से बात करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये दुख की घड़ी सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि उन 270 परिवारों के लिए भी है जिन्होंने अपनों को खोया है। ऋषभ रूपानी ने बचाव कार्य में लने पुलिस बल, आयोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस पावर, सिविल जेल्स और RCSS कार्यकर्ताओं की सराहना की और उनके प्रयासों के लिए दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेताओं का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस कठिन समय में सभी परिवारों का साथ दिया। ऋषभ ने कहा कि उनके पिता विजय रूपानी ने अपने 50 से 55 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में हजारों लोगों के जीवन को छुआ। आज वे सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब से भी पार्टी कार्यकर्ता शोक जताने गांधीनगर पहुंच रहे हैं। सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र और सादर प्रणाम करता हूँ। और ये दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। मैं पूरे आरोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस स्टाफ, फायर स्टाफ, पुलिस स्टाफ, वहाँ पे पहुँचे हमारे RSS के स्वयंसेवकों का, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी घटना है कि जो 1 in million टाइम्स होती है और इस समय में उन्होंने जो त्वरित व्यवस्थापन दिखाया, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हुए, वो सराहनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष भाई, पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, इन सभी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे पूरे परिवार के साथ उन्होंने जो सपोर्ट किया है, ये पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ हमारे परिवार को परंतु बाकी सारे हतभागी परिवारों को वो सराहनीय है। और साथ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री विजय भाई रूपाणी ने अपने 50-55 साल के राजकीय और सामाजिक सफ़र में कहीं लाखों करोड़ों जिंदगियों को छुआ है और उन सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं के फ़ोन द्वारा, मैसेजेस द्वारा और यहाँ पे स्वयं वो पधारे हैं हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सभी का मैं खूब आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ साथ पंजाब से भी मेरे पिताजी पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे और पंजाब से भी इतने कार्यकर्ताओं के, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे, वो स्वयं यहाँ मिलने आ रहे, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रेम, आपके स्नेह के लिए। पूरे न सिर्फ गुजरात के, पूरे भारत से लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। हमारे परिवार को जो प्रेम चाहिए वो हमें लोगों से मिला है और उनकी जो पापा के जो कार्यों की जो सुवास हैं वो आज पूरे गुजरात में महक रही हैं और उसी की वजह से
आज काफ़ी लोग दुखी हैं। तो उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और सारे जो मृतक परिवार हैं उन सभी को पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहूँगा कि ये दुख की घड़ी में भगवान सबको शक्ति दे। ईश्वर सबके साथ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में बड़ा हादसा, इंद्रायणी नदी पर पुल गिरा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया। तेलंगाना के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक ढह गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 51 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुल पर भारी यातायात था और कुछ मरम्मत कार्य भी चल रहा था। अचानक हुए इस डहाव से कई वाहन नदी में गिर पड़े। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF टीमें भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। घायलों को तलेगांव और पुणे के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा पुल को सुरक्षा व्यवस्था और समय पर निरीक्षण की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े करता है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में प्रशांत किशोर की हुंकार, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बयान में हलचल मचा दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कहा, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं बिहार की जनता को जगाने निकला। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 साल में वे करीब 5000 गाँव का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने आम लोगों को जोड़कर एक नई राजनीतिक पार्टी जन सुराज की नींव रखी। प्रशांत किशोर ने कहा, आपने लालू प्रसाद यादव का शासन देखा है, पीएम नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का भी। अब वक्त है कि बिहार में जनता का शासन हो, जन सुराज का शासन। उनका ये बयान राजनीतिक दलों और जनता के बीच खासा चर्चा में है, क्योंकि ये केवल एक पार्टी की घोषणा नहीं बल्कि बिहार के एक वैकल्पिक नेतृत्व की मांग के रूप में देखा जा रहा है। वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ रहे, लोगों को एक बात बता रहे, मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद, ये भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ITBP तैयार। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत तिब्बत सीमा पर
पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गंगोट सिक्किम स्थित सेक्टर मुख्यालय के आईडीजी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हमने यात्रा मार्ग से सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी है। मैंने स्वयं पूरे रूट का निरीक्षण किया है और ये सुनिश्चित किया है कि कहीं कोई चूक न हो। आईडीजी संजीव कुमार ने ये भी कहा कि हम तीर्थयात्रियों को गर्मजोशी से स्वागत करने को लेकर बेहद उत्साहित है और हमें सिक्किम की जनता और प्रशासन ने भरपूर सहयोग मिला है। ये यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्वयं का प्रतीक भी है। आईटीबीपी की ओर से मेडिकल, लॉजिस्टिक और सुरक्षा से जुड़े विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि तीर्थ यात्रा सुगम और सुरक्षित रह सके। मानसरोवर यात्रा 5 इयर्स के बाद शुरू हो रही है और आईटीबीपी को सभी जिम्मेवारी दी गई है बागडोगरा से लेकर नाथुला तक का 5-6 दिन के लिए। तो क्या कैसा प्रिपरेशन आईटीबीपी की ओर से किया गया है और क्या क्या अरेंजमेंट है आप लोगों की ओर से? सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि 5 साल के बाद ये यात्रा नाथुला रास्ते से फिर से स्टार्ट हो रही है और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2015 में जब यात्रा इस रूट से स्टार्ट हुई थी उस वक्त भी मैं यहाँ पोस्टेड था और तब मैं डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व था, हमारी जवाबदारी थी। तो जो भी सरकार ने हमको जवाबदारी दी है इस रूट से यात्रा कराने के लिए, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा से लेके उनकी मेडिकल उसी तरह के जो सुविधा उनको उपलब्ध करानी है, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और सारे तैयारियों का हमने जायजा भी लिया है। हम बहुत उत्सुक हैं सारे यात्रियों के स्वागत करने के लिए। तो पहला जत्था आज अभी पहुंचने वाले हैं और ये अगस्त तक चलेगा, तो पूरी जिम्मेवारी आईटीबीपी की ही रहेगा इसमें? ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जिम्मेवारी भारत सरकार देती है। तो जो यात्रा के लिए जो मेडिकल कवर, फाइनल मेडिकल, सुरक्षा और इस तरह की जो सुविधा है वो हमारी जवाबदारी है और वो जवाबदारी शुरू से लेकर आखिर तक होती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 में सबसे पहले लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है उसके द्वारा शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक ये जवाबदारी आईटीबीपी निभा रही है। जो यात्री आ रहे हैं इनका मेडिकल भी दिल्ली में आईटीबीपी के हॉस्पिटल में ही हुआ है। तो 5 साल के बाद हो रहा है, फिर से जिम्मेवारी मिल रही है आईटीबीपी को, कितना उत्सुक है आईटीबीपी की ओर से? हम लोग तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं यात्रियों का और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सिक्किम के सभी अधिकारियों एवं नागरिकों का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सबके साथ मिलकर के जो सिक्किम के जो अच्छे लोग हैं उनकी इमेज को और अच्छा किया जाए और यात्रियों के लिए सुख सुविधा के लिए सारा कुछ किया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो 10 जत्था इस रूट से जा रहे हैं, तो आप लोगों की ओर से आईटीबीपी की ओर से लाइजनिंग के रूप में कितने मेंबर जाएंगे हर जत्था में? देखिए, हर जत्थे में खास करके कुक और जो 1-2 कर्मी होते हैं, टोटल 3 या 4 कर्मी जो यात्रियों की सुविधा के लिए हैं वो आईटीबीपी की तरफ से जाएंगे। लाइजन अफसर कौन जाएगा ये विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, उनके द्वारा लाइजन अफसर डिटेल किए जाते हैं। तो 10 जत्था में 3 करके आप लोगों का रहेंगे? 3 से 4 हमारे कर्मी रहते हैं जो कि यात्रियों का चूंकि खाना भारतीय खाना बनता है वहाँ, तो वो खाना बनाने के लिए हमारे ही कर्मी होते हैं। सर, जो आज से फर्स्ट ग्रुप सिक्किम पहुंचा है, कितना लोगों का? जो सूचना हमें मिली है कि टोटल 50 यात्री होने थे, परंतु मेडिकल में कुछ अनफिट होने की वजह से टोटल 34 यात्री हैं। 34। ओके सर, आज तो इधर होल्ड करेगा और कल और परसों किधर होल्ड करेगा इसके बारे में? कल सुबह ब्रीफिंग के पश्चात ये लोग 15 माइल की तरफ जाएंगे। एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी है क्योंकि इनको हाई एल्टीट्यूड पे जाना है। 2 दिन वहां एक्लिमेटाइजेशन होगा, उसके बाद सेराथांग में 2 दिन का एक्लिमेटाइजेशन होगा, उसके बाद फिर ये 20 तारीख को क्रॉस करेंगे। तो इंडिया से चाइना 20 तारीख को क्रॉस करेंगे। कौन कौन से राज्य से? ये तकरीबन 5-6 राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, आंध्र से हैं, दिल्ली से हैं। ये लॉटरी सिस्टम से यात्रियों का सिलेक्शन होता है, तो जो जहां से आ जाएं। सिक्किम का जहां तक अभी मेरी जानकारी है, मैंने तो पहली लिस्ट में नहीं देखा किसी का नाम। सेकंड ग्रुप कब आएगा? सेकंड ग्रुप 21 तारीख को यहाँ पहुंचेगा। लगातार 5-6 दिन के गैप के पश्चात ग्रुप्स यहाँ आते रहेंगे। लास्ट अगस्त में होगा? हाँ, अगस्त में लास्ट आखिरी जत्था जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाखापत्तनम में बना अयोध्या जैसा मंदिर। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक नया मंदिर बना है, जिसे लेकर स्थानीय पुजारी ने कहा कि ये मंदिर अयोध्या में प्रसिद्ध राम जैसा ही है। पुजारी ने बताया, जो भक्त अयोध्या जाकर पूजा नहीं कर पाते वे यहाँ आकर उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर सकते हैं। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बन रहा है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है जो भौगोलिक या अन्य कारणों से अयोध्या की यात्रा नहीं कर पाते। पुजारी ने मंदिर की भव्यता और पूजा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ भक्तों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने मनचाहे समय पर आकर विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना कर सके। रामाय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि यह मंदिर जैसे अयोध्या में मंदिर बनाया गया है, वैसा ही यह मंदिर बनाया गया है। जो लोग वहां जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जैसे रामलला की बालक रूप मूर्ति वहां विराजमान है, वैसे ही रामलला की बालक रूप मूर्ति यहाँ विराजमान है। अभी यहाँ इसको 20-22 दिन हो गया है, अभी 1 महीना और रहेगा। जय श्री राम। What is the difference between both ideals? और वहाँ और यहाँ के मंदिर में कोई डिफरेंट नहीं है। जैसा मंदिर वहाँ पे है सेम टू सेम वैसा, गर्भगृह भी ऐसा ही है, बाहर का भी ऐसा ही है, और अंदर जो मूर्ति है वैसे ही विराजमान है जैसे वहाँ विराजमान है। ठीक है। आई नो आइडिया। नो आइडिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाजपुर में डायरिया से 5 लोगों की मौत। ओडिशा के जाजपुर जिले में डायरिया के मामले में वृद्धि के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश हालिंग ने इस गंभीर स्थिति पर बयान देते हुए कहा, सरकार ने पूरी स्थिति की समीक्षा कर ली है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ खाद्य सुरक्षा टीम भी एक टीम जाजपुर जा चुकी है। उन्होंने बताया कि हम निवारक उपाय कर रहे हैं, जागरूकता अभियान तेज किया गया है और लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जाई है। इसी के साथ ही टैंकों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक टैंक फोर्स का गठन किया गया है जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय और सतर्कता से काम करना है। सरकार की ये पूरी कार्यवाही जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का प्रयास है। आप देखिए, जाजपुर जिले में जो डायरिया का केसेस एडमिट हो रहे हैं, उसमें आज गवर्नमेंट की तरफ से एक रिव्यू किया गया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हमारे 3 विधायक और एक सांसद भी बैठे थे। उसमें सेंट्रल एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के भी एक टीम आए हुए हैं। उसके साथ फूड सेफ्टी का एक टीम आए हुए हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड अदर ऑफिसर्स ऑल्सो थे। तो उसमें 3 इशू के ऊपर बड़ा बहस हुआ और एक फाइंडिंग्स भी निकला है। तो पहला है कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग जाएंगे। उसमें हमारे जितना भी वाटर सोर्स है, पोर्टेबल वाटर सोर्स वेयर वी आर टेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर, उसमें हम लोग डिसइंफेक्शन करेंगे, क्लोरिनेशन टेबलेट लगाएंगे। और हमारे पब्लिक अवेयरनेस के तहत एक माइकिंग हो रहा है कि जिसमें लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि आप बॉइल्ड वाटर लीजिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लीजिए। और उसके साथ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैंकर में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, ये जो जाजपुर जिले का बात और बाकी जिला तो जिले तो हो रहा है, इसका ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे एक टास्क फोर्स बनाया गया है, उसमें एक नोडल ऑफिसर भी हैं यहाँ, और हम लोग ये स्थिति पर पूरे नजर रखे हुए हैं। और मैं खुद इसीलिए आज रिव्यू करने के लिए आया है। और इसमें सबसे और 2 बात मैं छूट गया था, बोल देता हूँ। एक तो है कि हमारे जितने भी केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस है, उसको एक डाटाबेस बनाया गया है पूरे फैमिली के साथ। और हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के तहत जो कांटेक्ट में आए हुए हैं ये डायरिया पेशेंट के साथ, तो डॉक्सीसाइक्लिन एक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, उसको प्रिवेंटिव मोड में हम लोग देंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह
मॉनिटरिंग कर रहा है। और आपके माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज कंसर्न एंड बहुत हम आप लोगों को ये मैसेज जाए कि आप पैनिक ना होइए। सरकार पूरी तरह से तैयार है और ये आउटब्रेक को हम लोग बहुत जल्दी उसको ब्रेक करेंगे। देखिए, ये जो विरोधियों ने आवाज उठा रहा है कि 2 लोग मरे हैं, इनको परिवार को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। देखिए, हमारे जो ऑफिशियल डेथ अभी तक 5 हुआ है ऑफिशियल डेथ, क्योंकि जो डेथ होता है इसका डेथ का एक उसका ऑडिट होता है और 12 केसेस मीडिया से आ रहा है, बट ऑफिशियली 5 डेथ केसेस ऑडिट कर में पाया गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे और वो इश्यूज को थोड़ा जैसे डेथ ना हो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद हादसे में गुजरात पुलिस और SDRF ने सफल बचाव अभियान चलाया। अहमदाबाद में एक बड़ी घटना के दौरान गुजरात पुलिस, SDRF और राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेक्टर की टीमों ने अपनी तत्परता और समर्पण का परिचय दिया। SEOC की नोडल अधिकारी शीतल गुजर ने बताया कि हमें बचाव अभियान के लिए आवश्यकता सभी उपकरण समय पर प्राप्त हुए और SDRF ने इस इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा, हम ऑक्सीजन मास्क के साथ अंदर गए। कई लोगों के हाथ और पैर जल गए थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हमने उनके शव को उठाने के दौरान उनके हाथों को गीले कपड़ों से बांध दिया। शीतल गुजर ने बताया कि RSS ने तुरंत रक्त वैन की व्यवस्था की और आधे घंटे के भीतर 20 से 30 अतिरिक्त एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, जिससे बचाव कार्यों को गति मिली। ये बचाव अभियान टीम वर्क और तत्परता की मिसाल रहा, जिसमें सभी एजेंसियों ने मिलकर जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभाई है। There were many operations. We had a crane from our commissioner, municipal commissioner sir, from the R&B. We were cutting tools for getting out the walls and from chipping hammers and all. All the tools for getting out, break down that walls. Fire department also broke the wall. Our SDRF made a major role to go into that buildings to evacuate all those persons if they are strangled with the carbon and all, or fumes and all victims, and they were been taken out with the help of fire. When fire was escorting us, giving one shelter and shield, and behind that we were going on with that ABS kit. We are having the oxygen kit with the fire department entered into that. The police went on to rescue all these things. Police, the civilians, and all these people from the Mechaninagar as well as from the city police. Because it was a very risky operation, how did SDRF play a role, as in how difficult it was for SDRF to conduct this operation and make sure everyone or whoever they can save? We had got a lesson after Rajkot and one accident which took place before 3 months at Madan in the fire factory. After getting the lessons as Takshila and Surat, our team practiced to go for the evacuation for the fire, because fire department itself first make a wall for us, that water wall, and cooling it out. Then only we can enter. That first responder during that time is the local civilian, the local police and the fire. Then we are as a responder or the rescuers. Accordingly, we go inside, and if we see that this can be done easily, so we enter into that. Again with the ABS kit, we went inside with the oxygen mask and all, and carbon fumes, and even our hands and our legs were, foots were getting blown because of the heats, and many of the people's soul got burned, the hand got burned. But for the safety and precaution, we used to tie our hand with wet clothes to lift their bodies as well as the metal parts, as they cannot get injured or get not burned by this heat. So that precautions have been taken by the SDF officers as well as the team commanders. So Rathod, volunteer, one of the volunteer, Dr. Shah, he was the Apata Mitra, one Suryavanshi from Civil Defence. They made a team leadership for getting evacuation and all. That helped a lot, a support system for making a chain. For the evacuation, every purpose was there. For cutting there was a team, for rescuing there was a team, for getting a stretcher barrel, for getting a DNA sample there was a team. There was one blood van immediately raised by volunteers as well as RSS and all. So that is the biggest help for everyone. Again, ambulance which were shortage. So rest of the near and surrounding districts, 20 to 30 ambulance extra just flown down within half an hour. So that was the biggest thing. Within 1 hour we got 15 water tender from
Vadodara Fire Department as well as Gandhinagar Department. That was controlled by our Chief Fire Officer, Ahmedabad. And all these experiences, our past experience of 20 years, which helped us to evocation and all this. And experience matters than what we read in the books and engineering. So lastly, sir, for how long? For rescuing people, it was more than 8 hours because as to fire, we have to take it out. It was more than 10 to 12 hours. We took out first in the preliminary itself. We rescued within 6 hours. Everyone was rescued. Those who were alive and everyone. But after that the body was to be recovered after that fire, where fire has taken place. That went on around 48 to more than 72 hours right now. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ब्रिटेन के बाद भारत ग्रीस के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता जल्द। साइप्रेस में आयोजित भारत साइप्रेस CEO फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार की दिशा में अहम कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि साइप्रेस स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे गृह राज्य गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति जताई है। पीएम मोदी ने आगे बताया कि पिछले महीने भारत और ब्रिटेन के बीच एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। अब हम हर साल के अंत तक भारत और ग्रीस के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत में तेजी आई। उन्होंने भारत, साइप्रेस और ग्रीस व्यापार और निवेशक परिषद की स्थापना का स्वागत करते हुए इसे आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी दिए गए सुझाव को उनकी टीमों ने नोट किया और एक कार्य योजना बनाकर उनका पालन किया जाएगा। ये पल भारत के क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकती है। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। AI मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और NSE ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। साइप्रस एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत में भी हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर बल दे रहे हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स के बीच नजदीकी सहयोग विन विन हो सकता है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिनमें आपसी सहयोग के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत और यूके के बीच एक एम्बिशियस FTA पर सहमति बनी है। अब हम भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नेगोशिएशन में गति आई है। इसका लाभ आप सब साथियों को अवश्य मिलेगा। मैं भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर तो अब सभी ने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनको मेरी टीम ने नोट किया है। हम इन पर एक्शन प्लान बनाकर फॉलोअप करेंगे। मैं आपको भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। इस राउंड टेबल को सुयोजित ढंग से आयोजित करने के लिए मैं साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट साइप्रस का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना, 48
शवों का डीएनए मिलाव पूरा। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद सिविल अस्पताल में शवों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 92 शवों के डीएनए मिलान पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ दोहराव की वजह से वास्तविक संख्या 87 है। उन्होंने कहा, हमने 47 शवों को परिवारों को सौंप दिया जो उन्हें लेकर चले गए। बाकी शव को मिलान और प्रक्रिया जारी है। ये प्रक्रिया दुर्घटना के शिकार लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके परिवार तक जल्द से जल्द न्यायोचित सूचना पहुंचाने के लिए बेहतर महत्वपूर्ण। प्रशासन पूरी गंभीरता और संवेदनशील के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है। एयर इंडिया एयरक्राफ्ट होनारत में सिविल हॉस्पिटल में आए हुए मृतकों के शव में से 92 शव की डीएनए मैचिंग हो चुकी है। 92 of which the individuals are 87 because there is duplication. डिस्पैच जो हुए हमारे यहाँ से शव ले जाने वाले की संख्या 47 है। बाकी जो पेंडिंग है उसमें से 13 लोग अभी D4 में वेटिंग में चल रहे हैं। दूसरे 2 घंटे में 8 लोग और आ रहे हैं। दूसरे शव की या दूसरे रिश्तेदार की डीएनए कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर 12 लोग हैं और फैमिली के साथ डिस्कशन करके आने वाले 11 लोग हैं। इतने फैमिली के स्टेटस है। जो डेड बॉडीज़ गए हैं वो खेड़ा, अहमदाबाद, बोटाद, महसाणा, भरूच, वडोदरा, अरवली, आणंद, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, महिसागर एंड गांधीनगर ये डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। गुजरात जो 92 કન્ફર્મેશન આવ્યા છે એમાંથી 87 બોડીઝ રજીસ્ટર થાય છે, કારણ કે અમુક ડુપ્લિકેશન છે ડેટા. ડુપ્લિકેશન એટલે બે પોર્શન હોય, 2 પાર્ટ હોય, એનું કરેક્શન થયું હોય. ડિસ્પેચ થયા છે 47 લોકો એમના સગાવાલાના મૃતદેહ લઈ ગયા છે. બાકી જે પેન્ડિંગ છે એમાંથી 13 લોકો કેમ્પસમાં આવી ગયા છે. દે આર વેઇટિંગ ફોર ધ ટર્ન. આમાંથી લગભગ 4 જણા ઓછા થયા હશે, એટલે તમારી પાસે જેટલા રહે એટલા 9 લોકો હજી વેઇટિંગ છે કે ઓન કેમ્પસ. 8 પરિવારો 2 કલાકની અંદર સિવિલમાં પહોંચશે. 12 પરિવારો એવા છે કે જે બીજા મૃતદેહનો કન્ફર્મેશનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પછી આવશે લેવા. અને 11 પરિવાર એવા છે કે જે કુટુંબ જોડે ડિસ્કશન કરીને પછી લેવા આવશે. આ જે લઈ ગયા છે 47, એમાંથી ખેડા, અમદાવાદ, બોટાદ, મહેસાણા, ભરૂચ, વડોદરા, અરવલ્લી, આણંદ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી, મહીસાગર અને ગાંધીનગરના ફેમિલીઝ હતા. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पुणे में इंद्रायणी नदी पर 32 साल पुराने पैदल पुल का ढहना. पुणे के तेलगांव क्षेत्र की इंद्रायणी नदी पर बने पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए पुल के ढहने के एक दिन बाद स्थानीय लोग गहरी नाराजगी जता रहे हैं. ये पुल 32 साल पुराना था और मुख्य रूप से नदी के उस पार रहने वाले ग्रामीण इलाके उपयोग करते थे. स्थानीय निवासी संतोष ने कहा, ये पुल केवल पैदल यात्रियों के लिए था, लेकिन इसकी स्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया गया. जो हिस्सा ढहा वह कुछ भी सहारा मौजूद नहीं था. संतोष ने ये भी बताया कि इस इलाके में कई पर्यटन भी आते थे, इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वे पुल की नियमित देखभाल और मरम्मत सुनिश्चित करें. उनकी मान्यता है कि इस लापरवाही से इस दुर्घटना को जन्म दिया. ये घटना प्रशासन की उदासीनता और संचारात्मक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. स्थानीय लोग जल्द से जल्द पुल की मरम्मत और बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. 30 साल पुराना ये तो ब्रिज है और ये ब्रिज पुल खाली आने जाने के लिए रखा है, क्योंकि ये नदी के पीछे जो गांव है उनके आने जाने के लिए ये रास्ता है. तो लंबा आने के बाद 15 किलोमीटर टर्न होता है. इसीलिए यहाँ से विधायक थे दिगंबर सेठ बेगड़े, उन्होंने आने जाने के लिए ये ब्रिज बनाया था. लेकिन उसके बाद में कोई इसका कुछ हालत नहीं देखा. लेकिन ये पर्यटक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो देखना चाहिए प्रशासन ने वो भी. लेकिन उसका अभी देखो, संडे हो, सैटरडे हो, हजारों पब्लिक आती है यहाँ पे, तो
तो ये पब्लिक में यहाँ जाना तो 30 साल पुराना है। ये तो खाली उसका नीचे से कुछ उसका आधार ही नहीं है वो सर। उसको कुछ जहाँ पे खोला उसको कुछ नहीं है, कुछ उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी देखना चाहिए ना। तो और उसका तो 1 साल पूरा अभी ये 1 साल पहले उनका ये ब्रिज का नया ब्रिज का तो सैंक्शन हो गया है, तो उसके बाद में जो उसको तभी तो काम तो शुरू होना मांगता है ना, बराबर है कि नहीं सर। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है। हाँ, प्रशासन ने बोर्ड लगाया है, तो जब भी बोर्ड लगाने से काम नहीं होता है सर। तो जो जिम्मेदारी होती है, ये पर्यटक हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी नहीं होती है, खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी ये होती है आपने यहाँ बोर्ड लगा के खाली छोड़ दिया, लेकिन पर्यटक यहाँ से हजारों पब्लिक यहाँ से आती है, ये ब्रिज खराब है, उसका जो वैलिडिटी वो खत्म हो गया है, तो प्रशासन की भी वही भी जवाबदारी है ना, बराबर के नहीं है? कल का नज़ारा यहाँ किस कार्य की है, क्या इसे हमारे बच्चे लोगों ने कम से कम 20 लोगों की जान बचाई है, क्योंकि वो तैरते, इनको मालूम है यहाँ कहाँ नीचे खड्डा है, कहाँ है, लेकिन जब भी पर्यटक जो आते उनको कुछ ही मालूम नहीं है सर। इससे ये जो कल से घटना हुई है, ये नहीं, इससे पहले ही 4-5 पर्यटक बाढ़ में डूब गए, ये पहली बात नहीं है। तो प्रशासन ने यही भी सोचना चाहिए कि बाबा ये जो खराब पुल है वो तो उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से सिक्योरिटी रखना। कल का जो हादसा हो गया है, सभी कहाँ जा रहे थे और क्राउडिंग उस पे थी, क्या यहाँ पे रहते हो, क्या नज़ारा था, क्या कुछ नहीं, सब वो भयानक दृश्य था। जो आप कोई बोल रहे 2 व्हीलर वहाँ से आ रही है, लेकिन ये नहीं, 2 व्हीलर से हमेशा आती है। हम भी 2 व्हीलर से हमारे खेत के लिए कुछ जाना पड़ता है तो हम ही जाते, गांव के हिसाब के लिए बनाए, लेकिन पर्यटक के हिसाब से नहीं बनाए ये पुल। जो सोचते तो पर्यटक के हिसाब से बनाना रहता तो वो बात अलग होती थी, लेकिन ये हमारे गांव के लिए आने जाने के लिए खाली रास्ता है, ऐसे कोई नहीं कि वो। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं हाँ सर, यहाँ से जो पर्यटक आते, जो कपल्स आते, वो आते, वो सेल्फी निकालते, ऐसे कितने हो गए, मेरे ख्याल से कम 25-30 ऐसे प्रकरण यहाँ पे हो गई है। तो प्रशासन ने उसी टाइम में देखना चाहिए ना कि बाबा इतना हो रही है और सैटरडे संडे को इतना पब्लिक आ रही है और ये ब्रिज तो खराब है, तो उस तो प्रशासन ने भी देखना चाहिए। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष शेला। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना ने सरकारी स्कूलों में एडटेक सुविधा के लिए 6 संगठनों के साथ समझौता। तेलंगाना राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को डिजिटल क्रांति लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के एडटेक यानी शैक्षणिक तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के लिए 6 प्रस्तुत तकनीकी और शैक्षणिक संगठनों के साथ समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना और उनके सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है। इन एडटेक संसाधनों के जरिए छात्रों के इंटरैक्टिव और आधुनिक तकनीकों से पढ़ाई का असर मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों की शिक्षा में सुधार लाना, डिजिटल समावेश बढ़ाना और उन्हें भविष्य की तैयारियों के लिए सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने वोटर्स को धोखा दिया और नेताओं को छीन लिया, बोले अरविंद केजरीवाल। गुजरात के विसावदर के कससारी गांव से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, विसावदर के लोग यहाँ रहते हुए भी बहादुरी से भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन भाजपा धोखा देने पर उतर आई। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले भाजपा ने अपनी ही पार्टी से हर्षद रबड़िया को छीन लिया। इसके बाद जब आपने आम आदमी पार्टी से भूपत भायानी को वोट दिया तो उन्होंने उसे भी छीन लिया। उन्होंने कहा, अब भाजपा खुलेआम कह रही है कि आप किसके वोट देते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी हो हमें उससे चुरा लेंगे। केजरीवाल का ये बयान गुजरात की भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई को तेज करने का संकेत माना जा रहा है। कि गुजरात में रह के इतनी बड़ी ताकत को पिछले 20 साल से विसावदर के लोग जो हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन भाजपा ने चीटिंग करना चालू कर दिया। 5 साल पहले उन्होंने हर्षद रबड़िया को उनकी पार्टी से चोरी कर लिया। फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भूपत को जिताया, उन्होंने भूपत को चोरी कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप हमें वोट दो ना दो, जिसको भी वोट दोगे हम उसको चोरी कर लेंगे। तो मेरे पास विसावदर से कई लोग मिलने के लिए, मैं पूरे देश भर से लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर आज हमारे सामने, हम बीजेपी से नफरत करते हैं। विसावदर के लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल वोट। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे पुल हादसे पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे की कड़ी प्रतिक्रिया। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना के बाद शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने कहा आलोचना की है। उन्होंने बताया कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पुल कमजोर था तो संबंधित अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि इस पुल के रखरखाव के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वे केवल कागजों तक ही सीमित रहा। उन्होंने सरकार से मांग की सभी उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। ये मामला सीधे तौर पर हत्या का मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी अपील की पुराने पुलों का आवंटित कराया जाए और सभी पर्यटन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब पुणे के करीब जब ये खबर हम सबने सुनी कि इंद्रायणी नदी के ऊपर एक ब्रिज था जो पुराना था, जर्जर था और लोग उस पर खड़े थे और वो ब्रिज गिर के बह गया और कई लोग उसमें बह गए, 30-35 लोग से ज्यादा लोग बह गए। खबरें आ रही हैं कि 4 लोग तो मृत भी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब प्रशासन को ये पता था कि ये ब्रिज जर्जर है, ये ब्रिज पुराना है, ये चलने योग्य नहीं है, तो पहले तो वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, जब पता है कि आज संडे है, छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों से निकलकर नदियों के पास जाते हैं, बरसात में भीगना पसंद करते हैं, तो क्यों उनकी सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई। हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार में बैठे उन बड़े बाबुओं पर, अधिकारियों पर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उस ब्रिज के देख रेख की, रख रखाव की। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। ये लोग बच सकते थे अगर उस ब्रिज के यहां नोटिस लगे होते, पुलिस खड़ी होती, प्रशासन होता, तो लोग बच सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का 1 साल पहले ही 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह गया। न ठेकेदार अपॉइंट हुए, न ब्रिज का काम शुरू हुआ। अगर उस ब्रिज का काम भी शुरू हुआ होता तो आज 4 लोगों की जिंदगियां भी बच गई होती और ये जो 25-30 लोग घायल हैं ये भी बच गए होते। ये जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, ये जमा कर रहे हैं खोखे, भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं खोखे और जनता के जान के साथ कर रहे हैं धोखे। ये कैसी सरकार है? क्या इसीलिए हमने इन सरकारों को चुना था? जब आपके पास चुनाव आता है तो आप कहते हैं हम अपनी लाडली बहनों को ये देंगे, आशा वर्कर को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, और 8 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया और आज तक उसको ठेकेदार आपने नहीं चयनित किया, आपने टेंडर नहीं किया, ब्रिज नहीं बना। तो हम सीधा सीधा मांग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये सीधा सीधा हत्या की गई है हमारे निर्दोष लोगों की, जिनकी कोई गलती नहीं है, और उस पर गिरीश महाजन जैसे मंत्री ये बयानबाजी दे रहे हैं कि लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, लोगों को भी अपने जान की परवाह करनी चाहिए, लोगों को भी जरा ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। लोग जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाना चाहते हैं। हमारे देश में लोगों का शौक रहा है घूमना फिरना। पुणे के लोग जिस प्रकार एक दिन आनंद का लेना चाहते हैं, सरकार उन्हें दे नहीं सकती। आज
जिस प्रकार पुणे की कानून व्यवस्था की दुर्गति हुई है और लोगों से छुपा नहीं है। अब लोग पर्यटन बन के भी नहीं घूम सकते। यही तो बरसात का एक 2-4 महीने का मौसम होता है कि लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, और इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लापरवाही की वजह से आज जिंदगियां मौत के पास जा रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही कहेंगे देवेंद्र जी से और अजीत दादा से। अजीत दादा भी पुणे से आते हैं, वो बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं। हम कहेंगे कि जो भी अधिकारी दोषी हो इसमें बचने न पाए, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी अनियमितता है, सबको सलाखों के पीछे भेजना है और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए जितने पुराने ब्रिजेस हैं सबके ऑडिट होने चाहिए, सबकी एक प्रकार से जांच होनी चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए, और जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर सुरक्षा मुहैया होनी ही चाहिए। अन्यथा ऐसे हादसे जब होंगे तो हम तो अपने स्वजन खो रहे हैं। किसी दिन हम सुन रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद से लंदन जा रही है फ्लाइट, वहां पे लोग मृत हो जा रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है, कहीं लोग पुल में बह जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। बीजेपी कब सुधरेगी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एनडीआरएफ की टीम को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए भी इतने 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं, और भगवान से यही कामना करूंगा जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन दुख होता है कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से लापरवाह है, पूरी तरह से अगंभीर है। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा, 5 लाख रुपया देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या बहुत प्रेम करते हैं जनता से? नहीं, दुर्भाग्य है कि पहले आप हमें मार डालो, फिर आप हमें 5 लाख रुपया देके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। नहीं चाहिए किसी को 5 लोगों को अपने स्वजन चाहिए, अपने प्रिय छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों को आपने नरक बना दिया। इस सरकार ने, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है 2024 के नवंबर से, तब से ये सरकार जनता की काम नहीं कर रही है। ये तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, ये जो तीनों मिलके सरकार को लूट रहे हैं ना, इससे जनता त्राही त्राही कर रही है, और अब जनता सड़कों पर आए बिना रुकेगी नहीं। हम आज विपक्ष में हैं, हम यही मांग करेंगे कि कोई भी अधिकारी इसमें बख्शा ना जाए, छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछली भी पकड़ी जाए। सर, इस पूरे मामले में पीएम ने भी सीएम को कॉल किया था, और इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो पीएम की तरफ से ली गई है। नहीं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी, हम देखिए, हम इसमें पहले कह रहे हम राजनीति नहीं करना चाहते। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये पूछना चाहिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करवा दी? तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारे कैबिनेट के अधीन ये सारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारे टेंडर की बात जाती है, इसकी जो मीटिंग होती है क्यों नहीं होती रेगुलर मीटिंग? क्यों ये इरेगुलरिटी आप कर रहे हैं? क्यों जब वो ब्रिज जर्जर था तो उसकी आपने ऑडिट नहीं करवाई, और ऑडिट करवाई तो उसका टेंडर क्यों नहीं निकलवाया, टेंडर नहीं निकलवाया तो उसका ब्रिज क्यों नहीं बना? एक से एक तार जुड़े हैं, आप पाएंगे इसमें बहुत लोग पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है, ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। 2025 जब से शुरू हुआ है तब से आप देख रहे देश में कोई ना कोई दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही है, और उसमें महाराष्ट्र का एक ना एक व्यक्ति तो जरूर होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये देखिए, पहली बात तो दुर्घटना जब होती है और अपना कोई मृत होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब सरकार ही इन्वॉल्व हो और सरकारी बाबू इसमें पूरी तरह से लिप्त हों, उनकी गलतियों, उनकी खामियाजा की वजह से लोगों की जिंदगियां चली जाए, तब हम सवाल पूछेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि उस ब्रिज को आपने जर्जर घोषित क्यों नहीं किया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की, वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था, 40-50 लोग उस जर्जर इमारत पे खड़े होके कैसे खड़े हुए? आप लापरवाह हैं। सरकार में बैठा जो मावड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाला इंद्राणी ब्रिज के एरिया जो है जहां ये हादसा हुआ है, वो वहां के जो सबसे बड़े जिम्मेदार बाबूज हैं वो जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहां के जो प्रशासन है जिम्मेदार है, उन सब को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देकर मनुष्य वध का गुनाह, मतलब हत्या का गुनाह उन पर चलाना चाहिए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में हुए घोटालों का जवाब देना होगा। रेखा गुप्ता लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान प्रचार करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये सभी नेता जमानत पर है, चाहे वे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन। इन्हें दिल्ली की जनता के पैसों से जुड़े कई घोटालों का जवाब देना होगा। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो लूट हुई वे अब पंजाब के खजाने पर हो रही है। उनका ये बयान पश्चिम की राजनीतिक और वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर
गंभीर सवाल उठाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रचार और भी गर्मा दिख रहा है और आगामी उपचुनाव में जनता की उम्मीदें और भी बढ़ गई है। और 11 साल में हजारों करोड़ रुपए का गबन करके जब तक दिल्ली के लोग समझे, जब तक सरकार हटाई, जब तक उनको धक्का दिया, फटाफट भाग करके पंजाब के साथ आ चिपके, जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। दिल्ली तो छोटी सी थी तो हजारों करोड़ रुपए खा गए। झाड़ू ने झाड़ू चलाई पर दिल्ली की धूल मिट्टी पे नहीं, खजाने पे झाड़ू चला दी। और अब निगाह है पंजाब के खजाने पे। निगाह क्या है? रोज लुट रहा है। जितने साल रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे, आप समझ लीजिए रोजाना पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है, जो कि पंजाब की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत का पैसा है। और खा कौन रहा है? केजरीवाल, उसके भ्रष्ट लोग, उसकी भ्रष्ट सरकार, उसके मंत्री जिनको दिल्ली ने धक्के मार के निकाल दिया, वो भ्रष्टाचारी अफसर जो दिल्ली के घोटालों में शामिल थे और यहां आकर के एक एक को विभाग दे दिए गए। सारे वही लोग हैं, चेक कर लेना। वो विभव कुमार जिसने दिल्ली सरकार के अफसरों को कमरे में बंद करके मारा था, जिसने स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद थी आम आदमी पार्टी से, उसको कमरे में बंद करके मारा, तब तो केजरीवाल के मुंह में गोंद चिपक गई, कुछ नहीं बोला। जब देशभक्ति की बात होती है, जब सरकारें सरहद पे विदेशी आतंकियों से लड़ते हैं, जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है, तब केजरीवाल की जुबान निकल आती है। सबूत मांगते हैं, सेना पे प्रश्न चिन्ह लगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम विजय रूपानी के दामाद नितिन मिश्रा का भावुक बयान। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपानी के दामाद नितिन मिश्रा ने एक भावुक बयान में कहा, ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए बेहद दुखद समय है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आगे कहा, हम इन कठिन दिनों में गुजर रहे हैं और अत्यंत दुख और पीड़ा महसूस कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हमें जो समर्थन मिला उनके लिए हम दिल से आभारी हैं। निमित मिश्रा ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य अधिकारियों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनके और अन्य प्रभावित परिवार से दुख को समझा और समर्थन दिया। उन्होंने सभी को ये संदेश दिया कि वे एक परिवार के रूप में हर उस व्यक्ति के दर्द को और दुख को समझते हैं जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खोया है। These are extremely tragic times, not just for us as a family, but for each and everyone who has lost a loved one in this tragedy. We all are finding it extremely difficult to go through these days. We are experiencing overwhelming grief and agony. There has been a lot of support that has been poured in. A lot of people have sent in their messages, and I would like to thank each and every one who has reminded us of all the things that Vijay Bhai has done during his career. He has worked tirelessly, selflessly throughout his 40 years of career and has helped and touched innumerous people and helped them in their time of difficulty.
we as a family are also would like to mention that we are thinking of each and every one who's lost a loved one, and we would like to share your grief and pain as well. I would also like to thank the Prime Minister, the Home Minister, Chief Minister of Gujarat, and all the state officials who have been with us sharing this pain, and as always, because Vijay Bhai is equally a family member of the party as well. I would also like to thank and very respectfully mention each and every person on the ground who's been working tirelessly over these years, helping the families, especially the ground staff of the fire department, the hospital staff, and all the officials who have been helping us. And I would like to say that we are equally thoughtful of everyone who has lost a loved one in this tragedy. May God give you the strength to deal with this tragedy. अब वक्त तो चला है दर्शकों, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच